नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फजल अली आयोग के गठन और महादिल्ली विशाल हरियाणा जिसको कहा जाता है उसकी मुहिम के बारे में बताया था। लेकिन झटका हरियाणा को तब लगा जब फजल अली आयोग ने विशाल हरियाणा के कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं किया और पंजाब के बंटवारे को हरी झंडी नहीं दिखाई। बताते हैं कि ये सब गोविंद बल्लभ पंत जी के इशारे पर हुआ था, नहीं तो हरियाणा आज आगरा और मेरठ से लेकर भरतपुर तक फैला होता और दिल्ली हमारे प्रदेश की राजधानी होती। खैर, आज के वीडियो में हम प्रताप सिंह कैरो को मुख्यमंत्री बनाने की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। भीमसेन सच्चर मुख्यमंत्री थे और उनको हटाया जाएगा और कैरो का एक नया दौर शुरू होगा जिसका कहानी आज से हम चल रही है। ये हमारी कहानी थोड़ी सी लंबी बनेगी दोस्तों, और लेकिन आप इसको सब्र के साथ देखिए, मजे के साथ देखिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। बहुत अच्छी राजनीतिक घटनाएं इस दौर में घटती हैं। प्रांतों के पुनर्गठन के फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि अकालियों ने जो पंजाबी सूबे के निर्माण की मांग थी उसको लेकर अपना आंदोलन आरंभ कर दिया और अकालियों का आंदोलन तेजी से बढ़ता चला गया। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह भी है दोस्तों कि अलग पंजाब की मांग हरियाणा ने नहीं की थी। हम तो विशाल हरियाणा चाहते थे, वो हमें मिला नहीं तो चुप बैठ गए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने विधायक दल की बैठक बुलाई और कहा कि हम सबको मिलकर इस आंदोलन का मुकाबला करना चाहिए। अब कौन करेगा मुकाबला? प्रोफेसर शेर सिंह ने बैठक में कहा कि सच्चर साहब, कांग्रेस फिलहाल तो बटी हुई है और हम लोग तो विशाल हरियाणा चाहते थे और अपना जो पक्ष है वो कमीशन को समन पत्र भेज चुके थे। हमारा दावा भी मजबूत था लेकिन आयोग ने माना नहीं। तो ऐसे में आंदोलन से मुकाबले का क्या सवाल बनता है? हमारी मांग पूरी हुई नहीं, अकाली अलग पंजाब चाहते हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन वो पुराने दौर थे, मानने मनाने से लोग मान जाया करते थे। अंत में फैसला ये हुआ कि सांप्रदायिकता को आधार मानकर अकाली आंदोलन का मुकाबला करना चाहिए। सच्चर ने हरियाणा क्षेत्र के विधायकों को भी किसी तरीके से मना लिया। यह फैसला होने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमृतसर में एक बड़ा जलसा रखा गया और इस जलसे की सफलता के लिए हरियाणा जो क्षेत्र है उसमें प्रोफेसर शेर सिंह, प्रताप सिंह कैरो आदि की ड्यूटी लगाई गई, जो देवीलाल भी इनके साथी थे। इतने में इन लोगों को यह समाचार पहुंचा, अंदर खाते खबर पूछी कि सच्चर साहब ने अकालियों से समझौता कर लिया है। पंडित नेहरू की सफल रूस यात्रा के बहाने सारे के सारे अकाली आंदोलनकारियों को भी सच्चर साहब ने छुड़वा दिया और इस घोषणा से प्रताप सिंह कैरो को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके मन में तो मुख्यमंत्री बनने की जो योजना थी वो पनप रही थी और वो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस योजना के बाद उनकी जड़ें हिल गई। अब कैरो साहब की नीति ये थी कि सच्चर साहब को धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाए और कमजोर कर देंगे तो फिर वो उनको मुख्यमंत्री से कुर्सी से आसानी से हटाया जाएगा। और चौधरी देवीलाल का सहयोग उनको इस बात में लेना जरूरी था। लेकिन उपाध्यक्ष के चयन के समय चौधरी देवीलाल और प्रताप सिंह कैरो की बिगड़ गई थी और यह समय उनसे दोस्ती गांठने का था। प्रताप सिंह कैरो चौधरी देवीलाल की ओर समझौते का हाथ बटाने के लिए मौका देख रहे थे और यह मौका उनको जल्दी मिल गया। 1955 के मई या जून महीने की बात होगी। लाला जगत नारायण के लड़कों के विवाह के अवसर पर पंजाब के अधिकांश विधायक वहां पर मौजूद थे, शादी में भाग लेने के लिए आए हुए थे। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल की वहां पर एक बैठक रख दी गई और बहुत से लोगों के ठहरने का प्रबंध राजकीय कॉलेज के भवन में किया गया। कॉलेज के बगीचे में प्रोफेसर शेर सिंह के माध्यम से चौधरी देवीलाल और प्रताप सिंह कैरो आमने सामने बैठे, चाय पी, गिले शिकवे दूर किए और इस तरीके से पंजाब की राजनीति में जो त्रिमूर्ति थी वो फिर इकट्ठी हो गई। कैरो, प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल ये त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे। सच्चर साहब ने अकालियों से समझौता करते समय कांग्रेस के विधायकों को विश्वास में नहीं लिया था। पंजाब की राजनीति के त्रिमूर्ति को इससे झटका लगा और उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग कर डाली। यहां पर यह स्पष्ट कर देना भी आपके सामने उचित रहेगा कि कांग्रेसी विधायकों का जो बहुमत था वो तब तक प्रताप सिंह कैरो के पक्ष में हो गया था।
कांग्रेस कमेटी भी कैरो के पक्षधर लोगों के हाथ में थी और गुरमुख सिंह जो मुसाफिर थे, इसके प्रधान थे, सब सच्चर को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। ये दौर होता है, देखिए दोस्तों, सच्चर का दौर जाने वाला था और कैरो का दौर आने के लिए तैयार हो रहा था। बैठक में सच्चर साहब के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो गया और साथ ही नया नेता चुनने का प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया। इसके साथ ही प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल ने सच्चर के विरुद्ध हस्ताक्षर करवाकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। सच्चर के विरोध में किए जाने वाले इन प्रयासों की सूचना तब समाचार पत्रों में छपी। तब समाचारों में छोटी छोटी खबरें भी हलचलें मचा दिया करती थी और इन गतिविधियों से पंजाब की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस हाईकमांड ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला ली। बहुत मजबूत बैठक कांग्रेस में मानी जाती थी। जब प्रोफेसर साहब और चौधरी देवीलाल को बोर्ड की बैठक का पता चला तो उन्होंने कैरो से सलाह मशुरा करके 150 कांग्रेसियों को साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए और वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक चल रही थी। इन्होंने पंडित नेहरू से मिलने के लिए अपना संदेश भेज दिया और उत्तर मिला कि बैठक की समाप्ति के बाद वो विधायकों से मिलेंगे। उस समय चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह का धड़ा प्रताप सिंह कैरो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करने को उतारू था और सच्चर साहब को हटाने के लिए जो 150 व्यक्ति पंडित नेहरू से मिले, उनमें कैरो साहब को शामिल नहीं किया गया था, जो एक रणनीति का हिस्सा था। साथ वो आए थे लेकिन मिलवाया नहीं गया। इसका कारण ये था कि कैरो सच्चर का जो मंत्रिमंडल था उसमें मंत्री भी थे और उनको साथ ले जाना थोड़ा खतरनाक काम था। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अपनी बैठक में यह फैसला लिया कि पूर्वी पंजाब के कांग्रेसी विधायक दल के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि सच्चर साहब की जो कुर्सी है वो पक्की है। बैठक के बाद पंजाब से गए व्यक्ति पंडित नेहरू से मिले और कहा कि इनके पास 50 से ऊपर कांग्रेसी विधायकों के हस्ताक्षर एवं तार हैं जो सच्चर साहब को पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, क्योंकि सच्चर साहब ने अकालियों से समझौते में कांग्रेस की साख गिराई है और वो अकालियों के चुंगल में फंस गए हैं, इसलिए सच्चर साहब को जाना होगा, उनको हटाया जाए। इनकी बात सुनकर पंडित नेहरू ने कहा कि दोस्तों, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह निर्णय ले लिया है कि सच्चर साहब मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग शांत रहें, सच्चर साहब का साथ दें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और इतना कहकर वो चले गए। अब इनके सामने कोई रास्ता नहीं था। अपने जो सपने हैं कैरों की आंखों के सामने चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हरियाणा के लोग कभी हार नहीं मानते, तो देवीलाल जी और शेर सिंह जी ने भी हार नहीं मानी। 150 लोगों में से इनके साथ कांग्रेस के प्रबोध चंद्र जी भी थे। प्रबोध चंद्र जी सच्चर साहब के आदमी थे और सही इंफॉर्मेशन के लिए, सीआईडी के लिए वो इनके साथ दल में शामिल होकर आ गए थे। नेहरू जी से मिलने के बाद जब प्रोफेसर साहब और चौधरी देवीलाल आदि चलने लगे तो प्रोफेसर साहब ने प्रबोध चंद्र से पूछा कि प्रबोध, गाड़ी लेके आए हो? क्योंकि प्रबोध चंद्र जी के पास गाड़ी थी, इन लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, ये बस में गए थे हरियाणा से। तो बोले तुम अकेले हो, हमें भी साथ ले चलो। तो वो सारे प्रबोध चंद्र जी ने अपनी गाड़ी में सबको बिठा लिया और जब प्रबोध चंद्र जी की गाड़ी में प्रोफेसर साहब, चौधरी देवीलाल और दरबारा सिंह बैठ गए तो गाड़ी में चलते चलते आपस में मजाक भी होने लगे। अब प्रबोध चंद्र ने कहा कि चौधरी साहब, इस प्रकार भीड़ जोड़ने से मुख्यमंत्री नहीं बदलिया करते। तो उन्होंने कहा देखेंगे। प्रोफेसर साहब और उनमें आपस में ऐसे मजाक चलते रहे। इतने में गाड़ी में जो उतरने का टाइम आ लिया तो जो कैरो का घर था उससे काफी दूरी पे प्रोफेसर शेर सिंह उतर गए ताकि प्रबोध चंद्र को ये पता ना लगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। वो सीधे प्रताप सिंह कैरो के पास चले गए। वहां पहुंचकर सारी घटना का विवरण प्रोफेसर साहब ने कैरो को सुनाया और कैरो साहब बात सुनने के बाद उनका मुंह लटक गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं मिलेगी। कैरो साहब को निराश देखकर प्रोफेसर साहब और चौधरी देवीलाल ने कहा कि कैरो साहब, आप इतने हताश मत हो, हम आपके साथ देख लेंगे, आप चिंता ना करो, हम अपने अभियान को चालू रखेंगे और जो प्रबोध चंद्र ने हंसी मजाक में जो बात कही है उसका ऐसा ढिंढोरा पीटेंगे कि सच्चर साहब भी देखते रह जाएंगे। अब प्रोफेसर शेर सिंह, चौधरी देवीलाल और सरदार दरबारा सिंह वहां से सीधे अलीपुर रेस्ट हाउस के लिए चल पड़े। वहां पर सच्चर साहब ठहरे हुए थे। वहां जाने पर पता चला कि वो तो अपनी ससुराल जो फ्रेंड्स कॉलोनी के पास है वहां गए हुए हैं और उनके स्वागत में वहां पर रात्रि भोज चल रहा था। अब उनके पास रेस्ट हाउस में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था और उन्होंने रेस्ट हाउस से सीधा टेलीफोन करके सच्चर साहब से संपर्क किया
इनका टेलीफोन सुनकर सच्चर साहब खुश हो गए अंदर ही अंदर और मिलने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है, अब तो आप मुख्यमंत्री बने ही रहेंगे। अब सच्चर साहब जिनके तलवार लटकी हुई थी उनको बड़ी खुशी हुई और इनकी बात को सुनकर सच्चर साहब को ऐसी तसल्ली सी मिली कि सोचा शायद समझौता करने आए हैं और धन्यवाद कर जाएंगे, अब शांति रहेगी। इसलिए सच्चर साहब फटाफट अपना काम निपटाकर रेस्ट हाउस में आ गए। अब रेस्ट हाउस में आए तो देखा कि वहाँ पर प्रोफेसर शेर सिंह भी थे, चौधरी देवीलाल भी थे, सरदार दरबार सिंह भी थे। तो प्रोफेसर साहब ने छोटी मोटी बात की और फिर शेर सिंह जी ने अपने जेब से एक पत्र निकाला और उनके हाथ में पकड़ा दिया। वो विधायकों का जो हस्ताक्षर वाला पत्र था वो था और कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाओ जल्दी। सच्चर साहब सकपा गए कि मैं तो समझौते की सोच रहा था। उन्होंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हो? तीनों ने कहा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रबोध चंद्र ने हमें चुनौती दी है और अगर हम चुनौती स्वीकार ना करें तो ये हमारा अपमान है, फिर तो हम राजनीति नहीं करते अगर चुनौती स्वीकार ना करेंगे। गाड़ी में उन्होंने हमें कहा है कि इस तरह मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते, हम प्रबोध चंद्र को ये दिखा देंगे कि मुख्यमंत्री इसी तरीके से बदले जाते हैं। अब सच्चर साहब प्रबोध चंद्र को मन ही मन कोसने लगे और उन पर गाज तो गिरनी थी। सच्चर साहब ने उनके जाने के बाद प्रबोध चंद्र को बुलाया और फटकारा कि तूने सारा खेल बिगाड़ दिया हमारा। प्रबोध चंद्र ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि चुनौती देने जैसी कोई बात नहीं थी, वहां तो हंसी मजाक चल रहा था, हंसी मजाक में कही हुई बात थी। परंतु सच्चर साहब इस बात को कहाँ मानने वाले थे। वो जिंदगी भर प्रबोध चंद्र जी से नाराज रहे कि उनकी वजह से उनकी कुर्सी चलेगी। थोड़े समय के बाद जब ये सारे लोग और प्रबोध चंद्र जी मिले तो उन्होंने उल्हाना देते हुए कहा कि प्रोफेसर साहब, क्या आपस के हंसी मजाक को इतना तूल देना ठीक था? क्या साथी होने के नाते हम हंसी मजाक भी नहीं कर सकते? परंतु देवीलाल ने कहा कि भाई प्रबोध, हमारी तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं था, हम तो इस सच्चर का पासा पलटना है और उसका सारा चाहिए था। तिल का ताड़ बनाना हमारी बुद्धि का कौशल है और राजनीतिक मजबूरी भी। आप तो वैसे ही लपेटे में आ गए, आपके ऊपर निशाना नहीं था। वो बेचारे प्रबोध चंद्र जी लिफ्ट देकर फंस गए थे और सच्चर जी की कुर्सी पर खतरा यूं ही मंडराता रहा। कल के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह की मदद से प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे और कैसे बेचारे सच्चर साहब श्रीलंका पहुंच गए। यही तो है राजनीति दोस्तों। दौर आते हैं राजनीति में, बहुत बड़े बड़े लोगों के दौर आए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे थे कि हमारा राज हमेशा चलता रहेगा, लेकिन राजनीति में पद किसी का स्थायी नहीं होता। जनता केवल उनको याद रखती है जो जनता के दिल में बसते हैं, घमंड नहीं करते, अकड़ नहीं रखते। बड़े बड़े अकड़ वाले राजनेता इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया में आए थे और ये सोचा था कि हमारी गद्दी कभी नहीं जाएगी। गद्दी तो जानी है लोकतंत्र में, जिसमें जनता को अपना नेता चुनना होता है, उसमें नेताओं का दौर कभी ना कभी खत्म होता है। अगर आज के दौर के नेता भी ये बात समझ लें तो शायद जनता के हितों के लिए काम करना शुरू कर देंगे। खैर, कल हम बताएंगे कि आपको कैसे पंडित नेहरू ने शीर्षासन करके दिखाया और कैसे सच्चर साहब की विदाई हो गई, जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का यह फैसला था कि सच्चर को नहीं हटाया जाएगा। लेकिन देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह जो हरियाणा से थे, उनके दृढ़ निश्चय से, उनके राजनीतिक कौशल से सच्चर साहब को हटाया गया और प्रताप सिंह कैरो को लाया गया। लेकिन प्रताप सिंह कैरो और चौधरी देवीलाल के बीच में भी दुश्मनियां हुई। ये राजनीति की कहानी है दोस्तों, कि दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इसका कल हम जिक्र करेंगे। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शाबाशी देना चाहो तो कमेंट कर देना। 3 बजे चलती रहेंगी राजनीति की बातें चाय के प्याले के साथ। धर्मेंद्र कंवारी बने रहेंगे आपके साथ जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप कहेंगे भाई बढ़िया वीडियो हैं चलाते रहो, तब तक इसको चलाते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।